तो आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में। कल हमने आपका टॉपिक किया था कार्डिक साइकिल के बारे में कि कार्डिक साइकिल क्या होता है, जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारे ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो वेंट्रिकल है उनके अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन होती है, रिलैक्सेशन होता है, तो वो उसे हम कहते हैं कार्डिक साइकिल, जिसको कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो हमने कल आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है। आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या है? तो ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बेसिक की तरफ लेकर जाना चाहूंगी। ऐसे तो आप सबने मेरे साथ सेल वाला चैप्टर है उसकी क्लासेस लगाई है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप लोग अभी कुछ चीजें भूल गए हो। जब हमने आपका सेल वाला चैप्टर किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सेल होते हैं, सेल में क्या होते हैं, जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं तो आप सबको पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। सबको पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो हमारा सेल है इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो लिपिड बाइलेयर कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या होता है, कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स के कुछ चैनल्स भी होते हैं, अगर आपको याद हो तो। फिर अगर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? चैनल प्रेजेंट होते हैं। अब ये चैनल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और ये चैनल क्या काम करते हैं? इन चैनल की हेल्प से कोई भी चीज सेल के अंदर आ सकती है और कोई भी चीज सेल के बाहर जा सकती है। इसके बारे में हमने बात की थी। अब यहाँ पर इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे एक चैनल के बारे में आपको बताना है। जो हमारे सेल होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन पे एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम चैनल। अब क्या है, क्या मैंने कहा? सोडियम पोटेशियम चैनल प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करते हैं कि सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, तो आप सबको पता है ये क्या है? आयंस है। आयंस ही होते हैं ना, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड कैसे आयंस है? चार्ज्ड आयंस है। चार्ज होता है ना इनके ऊपर। बहुत सारे आयन नेगेटिव आयंस होते हैं, कई बार कई पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप देख सकते हो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन कैसे आयन है? पॉजिटिवली चार्ज आयन है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। इसका डिटेल वर्जन में आपको जब हम आपका वो वाला चैप्टर करेंगे ब्रेन वाला, उसमें मैं आपको घुमाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि इसको समझने के लिए। अब नॉर्मली क्या देखा गया है कि जो हमारा सेल है, सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें हमने ये देखा है कि जो पोटेशियम आयन होता है वो क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट आयन है। इसको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो हमारे सेल होते हैं, सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में जो मोस्ट अबंडेंट आयन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन क्या है? मोस्ट अबंडेंट आयन है। अब होता क्या है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, यहां पर मान लेते हैं कि ये सोडियम का चैनल है, और एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोटेशियम का चैनल है। ऐसे तो ये अलग अलग भी होते हैं, और कई चैनल ऐसे होते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम के लिए दोनों के लिए कॉमन होते हैं, जिनके बारे में शायद मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं एंटीपोटर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस सोडियम और इस पोटेशियम से क्या होता है। जो ये सोडियम चैनल है ये क्या काम करता है? जो ये सोडियम चैनल है ये सेल के बाहर वाला सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं ना इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सेल ये है, एक सेल यहाँ पे होगा, एक सेल यहाँ पे होगा, तो सेल के बीच में कुछ स्पेस भी होता है।
उस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में मतलब क्या होता है, नॉर्मली सॉरी, जब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यहां से क्या होता है, इस सोडियम चैनल के थ्रू कुछ सोडियम क्या होता है, सेल के अंदर आ जाता है, काफी ज्यादा सोडियम सेल के अंदर आ जाता है। अब नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल की बात करते हैं कि जब सोडियम सेल के बाहर ही था, अभी अंदर नहीं आ रहा है, ओनली रिलैक्स स्टेट में, अभी समझ लो एकदम जीरो है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम अभी हम यहाँ पे न्यूट्रल बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा है कि जो हमारा ये सेल है, सेल के अंदर का एक पोटेंशियल होता है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या होता है, नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, वो मोर नेगेटिव होता है, किसके कंपैरिजन में, सेल के बाहर के कंपैरिजन में। और कितना नेगेटिव होता है, -70 मिलीवोल्ट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव है इसलिए -70 मिलीवोल्ट है, और बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसलिए हम बोल रहे हैं कि बाहर का पोटेंशियल पॉजिटिव है और अंदर का पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। ये हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। कंपैरेटिवली का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम्पल मानते हैं कि दो पर्सन, ए है और दूसरा बी है। इस ए के पास 1000 रुपीज है, बी के पास क्या है, 100 रुपए है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि ये जो बी है इसके पास 900 रुपीज कम है इस ए के कंपैरिजन में, बोल सकते हैं ना ऐसे हम, बताइए कि बी के पास देखो है, ऐसी बात नहीं कि इसके पास मनी नहीं है जरूर है, लेकिन ए के कंपैरिजन में क्या है, इसके पास कम है। अब कितना कम है, 900 कम है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम चार्ज की बात करते हैं ना, सेल के अंदर की और सेल के बाहर की, तो हमने क्या देखा है कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा सेल होता है उसके अंदर का पोटेंशियल, अब पोटेंशियल भी आप ये समझ लो सिंपल सी बात की चार्ज की बेसिस पे जो आपका मतलब कितने आयंस वहां पे प्रेजेंट है। तो हम ये देखते हैं कि अंदर का पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, -70 मिलीवोल्ट बाहर के कंपैरिजन में। और उस टाइम पे मोस्ट अबंडेंट आयन कौन सा प्रेजेंट होता है, पोटेशियम आयन होता है। लेकिन हमने बात की थी कि जो हमारी मसल सेल है और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, याद है आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं और हमारी जो मसल्स होती हैं, ये क्या होते हैं, इनकी एबिलिटी क्या होती है, एक्साइटेबल, ये एक्साइटेड हो सकते हैं। और उस टाइम पे भी मैंने आपको यही चीज बताई थी, एक्साइटेड का मीनिंग क्या होता है कि अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में अंदर क्या है, नेगेटिव है, बाहर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये अंदर का पॉजिटिव कर सकते हैं और बाहर का नेगेटिव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेबल सेल। तो अब आज मैं आपको थोड़ा सा पे ये बताना चाहूंगी कि अंदर पॉजिटिव कैसे होता है, बाहर नेगेटिव कैसे होता है, इसको आपको समझना है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लिंक है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब नॉर्मली यहाँ पे सेकंड पेज लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक दोबारा यहाँ पे सेल बना ली, मैंने क्या कहा, सेल के अंदर का नॉर्मल पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है, नेगेटिव है अंदर, और बाहर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन है ना सेल की, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी हमारी जो सेल है, उनकी जो मेम्ब्रेन है, वो अभी यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल भी वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर रही है, सिंपल वो आपकी रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो एक्साइटेड हो सकते हैं, वो अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अब पहली बात तो जब ये -70 मिलीवोल्ट है ना, इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। अब अभी भी मैंने आपको बताया कि हमारी मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे एक सोडियम का चैनल है, एक यहाँ पे पोटेशियम का चैनल है। अब प्लीज ये मत सोचना कि यहाँ पर ओनली सोडियम और पोटेशियम के चैनल ही होते हैं, बहुत सारे चैनल प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब क्या होता है कि इस सेल के बाहर बहुत ज्यादा सोडियम प्रेजेंट होता है, काफी ज्यादा सोडियम,
और क्या होता है कि सेल के बाहर से सोडियम आपका अंदर जाना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा सोडियम। अब क्यों जाता है, कैसे जाता है, अभी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये समझ लो कि कुछ ना कुछ हमने स्टिमुलस दे दिया, कुछ हमने सिग्नल जनरेट किया, और उस सिग्नल की वजह से क्या हुआ, सेल के बाहर का जो सोडियम था वो सेल के अंदर जाना शुरू हो गया। जब ये सेल के अंदर जाना शुरू हुआ तो इसने अंदर मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को क्या कर दिया, अब इसने चेंज कर दिया। -70 था पहले, अभी कितना हो गया है, अभी आपका पॉजिटिव में चेंज हो गया है। तो जब ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, इसको आपको नोट करना है, डीपोलराइजेशन। पहले वाली कंडीशन को क्या बोला था, जब नेगेटिव था, पोलराइज स्टेट। लेकिन जब सेल के बाहर से सेल के अंदर सोडियम जाना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। लेकिन कुछ टाइम बाद देखिए क्या होता है, अब मैंने कहा था पहले कितना था, -70, अभी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका +30 हो गया या आपका +40 हो गया। कैसे हुआ, जब इतना ज्यादा प्लस सोडियम अंदर आना शुरू हो गया तो उसने अंदर मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन अब कुछ ही टाइम बाद क्या देखते हैं कि सोडियम तो अंदर आया, लेकिन अब ये पोटेशियम चैनल जाग पड़ा। अब पोटेशियम चैनल क्या बोलता है कि अगर सोडियम अंदर आ गया है तो मैं अपने पोटेशियम को बाहर निकाल दूंगा। अंदर पोटेशियम तो था ही पहले, अभी मैंने आपको यही बताया सबसे पहले कि पोटेशियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट आयन होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस पोटेशियम चैनल के थ्रू क्या होता है, पोटेशियम आपका बाहर आना शुरू हो जाता है, पोटेशियम बाहर 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 आ रहा है। अब खुद ही सोचो, जितना सोडियम हमने अंदर भेजा उतने बदले में अब प्लस पॉजिटिव बाहर आ गया। तो जब यहाँ पे पोटेशियम आयन बाहर आ गया तो अगेन मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जब ये पोटेशियम आयन बाहर आए ना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइज कर रहे हैं, मतलब जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, नेगेटिव वाली थी, हमने दोबारा वही कर दी, री अगेन कर दिया वही वाला। तो सिंपल सी बात है, भी आपको यहाँ पे 3 चीजें ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बता दूं, रीपोलराइज डीपोलराइज में आपको काफी डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन बाद में करवाऊंगी। ईसीजी में थोड़े से इसके नाम आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे आपको इधर करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो 3 चीजें ध्यान में रखनी है, पहली बात तो कि नॉर्मल जो हमारे सेल होते हैं उसके अंदर का पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, -70 मिलीवोल्ट। उस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइज स्टेट। लेकिन क्या होता है, जब भी कुछ ना कुछ कंडक्शन होती है, कुछ ना कुछ सिग्नल जनरेट होता है, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, जब सेल के अंदर सोडियम आना शुरू होता है तो सोडियम आने की वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। और जब सोडियम अंदर आता है तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, कि उसने मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, माइनस से पॉजिटिव कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सेल के अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, वो हमारा सेल के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, डीपोलराइजेशन किस वजह से होती है, सोडियम आयन की वजह से होती है, जब सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आता है। और रीपोलराइजेशन किस वजह से होती है, जब अंदर से पोटेशियम आपका बाहर की तरफ आता है। अभी बस आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, डीपोलराइजेशन सोडियम की एंट्री की वजह से, कहां पे एंट्री, सेल के अंदर, और पोटेशियम जब एग्जिट करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। इतनी बात आपको समझ में आई, जस्ट ओनली इतना सा, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, डीपोलराइजेशन सोडियम की एंट्री की वजह से, रीपोलराइजेशन पोटेशियम की एग्जिट की वजह से। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब अगर आपको इतना सा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा वो इसको हम हार्ट से लिंक करते हैं कल वाले टॉपिक से। हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि जो हमारा कार्डिक साइकिल में भी हमने कहा, और भी हमने कंडक्शन में भी किया, हमने वहां पे 2-3 चीजें तो काफी बार पढ़ी है। क्या क्या, एक हमने पढ़ा है कि जो हमारे एट्रिया क्या होते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होती है, सबको पता है।
एट्रिया के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन, मतलब ऐसे वो सिकुड़ जाना उनका, इसी को ही बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। फिर हमने कहा जो हमारे एट्रिया हैं वो फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो अब उनको रिलैक्स भी होना है, उनमें रिलैक्सेशन भी होती है, रिलैक्सेशन भी होती है। अब जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं उसको बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। अगर एट्रिया कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं, सेम चीज किसके लिए एप्लीकेबल होती है, वेंट्रिकल के लिए। जो हमारे वेंट्रिकल है वो भी कॉन्टैक्ट भी करते हैं, उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो हमारे वेंट्रिकल है उनके अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन भी होता है, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और कल हमने बात की थी डायस्टोल के टाइम पे फिलिंग होती है, मतलब ब्लड फिल हो रहा होता है वेंट्रिकल में, एंड सिस्टोल के टाइम पे ब्लड की क्या होती है, पंपिंग होती है। अब यहाँ पे ये डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कहां से पिक्चर में आ गया, इसको समझते हैं। अब हमने ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो ऑरिकल है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उनके अंदर सिस्टोल होता है, लेकिन इसका रीजन क्या है आज वो जानेंगे यहाँ पे। तो ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है ना, इसका रीजन ही क्या है, इसका रीजन है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। जो हमारे ऑरिकल है, जो हमारे एट्रिया है, जब वहां पे डीपोलराइजेशन होता है तभी ऑरिकल ऐसे कॉन्टेक्ट कर पाते हैं, वो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। अगर एट्रिया में कभी भी डीपोलराइजेशन नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल ही नहीं कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। अब वही बात आ गई कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, किसकी वजह से होगा। तो मान लेते हैं, देखो ये मेरे पास ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, अंदर वाले ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल। अब ऑरिकल के बाहर, इस सेल के बाहर क्या था, बहुत ज्यादा सोडियम प्रेजेंट था, सोडियम काफी ज्यादा है। जब बाहर के अंदर का सोडियम इस ऑरिकल के अंदर आना शुरू हो जाए तो तभी होती है ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, और तभी वो आपके कांटेक्ट कर जाते हैं जब आयंस अंदर इंटर हो जाते हैं। और सेम वही बात है, अब ऑरिकल क्या करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं। कल ही हमने बात की थी कि एट्रियल सिस्टोल ओनली 0.1 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद तो बाकी 0.7 सेकंड तो आपका रिलैक्स ही करता है। अब उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, उस टाइम पे जो ये ऑरिकुलर, जो हमारे ऑरिकल होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा पोटेशियम आयंस भी होता है, तो सारा पोटेशियम आयन क्या होता है, बाहर जाना शुरू हो जाता है। जब पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये हमारे जो ऑरिकल जो है, जब ये रिलैक्स कर रहे हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। तो डायस्टोल किस वजह से हो पाता है, ड्यू टू द एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द सेल, जिसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। समझ आई आपकी बात। सेम चीज यहाँ पे वेंट्रिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। जो हम बोलते हैं कि वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन है, यही है डीपोलराइजेशन। जब वेंट्रिकल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा, मतलब सोडियम आयन अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा, और रिलैक्सेशन के टाइम पे पोटेशियम आयन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। डीपोलराइजेशन का रीजन क्या है, सोडियम आयन की एंट्री। रीपोलराइजेशन का रीजन क्या है, पोटेशियम आयन की, पोटेशियम आयन का एग्जिट, कहां से, सेल से बाहर की तरफ। तो ऑरिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का रीजन है डीपोलराइजेशन, एंड ऑरिकुलर रिलैक्सेशन का और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का, या मतलब इसके डायस्टोल का रीजन है रीपोलराइजेशन। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। यहां तक ये बात समझ में आई आपको, ओके। अब अगर आपको समझ में आया है तो अब मेन स्विच करते हैं अपने ईसीजी के ऊपर। मतलब मुझे लगता नहीं है कि आप सबने, किसी ने कभी ईसीजी नहीं देखा होगा। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टीवी, मूवीज, काफी कुछ देखा होता है। एंड पक्का ये तो आपने पक्का देखा होगा कि वहां पे कुछ भी मतलब केस हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है,
कोई नियरली कोई डेथ वाले टाइम पीरियड में है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक मशीन होती है, पेशेंट को ऐसे लिटाया होता है और वहां पे पिप 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 कर रहा होता है। आपने पक्का ये नोटिस किया होगा। एंड आपने जो आप यहाँ पे इस देख पा रहे हो इस मॉनिटर पे, इस तरीके से देखा होगा कि कुछ ऐसा होता है। देखा ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। मतलब मुझे लगता है कि आपने पक्का ये चीज नोटिस की होगी। इस तरीके की कुछ आपको पीक्स नजर आती है। तो ये पीक्स क्या है, क्या ये कर रही है, तो आज हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बताऊंगी, उसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है ये? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। अब ध्यान रखना, ये जो मशीन नजर आ रही है आपको, ये मॉनिटर नजर आ रहा है यहाँ पे, इस मॉनिटर को, इस मशीन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हमारे पास आता है, अगर मैं यहाँ पे साइड में लिखूं, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये ग्राम अलग है और एक ग्राफ अलग है। जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये एक मशीन है जो आप देख पा रहे हो, लेकिन इसके अंदर आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हो। ये आई होप आप सबको ये नजर आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पे अंदर ये वाली, ये ब्लू कलर वाली, तो आपको ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ पे एक्चुअली उल्टा है। आपको नॉर्मली अगर हम अपनी कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो हमें लगेगा कि इलेक्ट्रोग्राफ मतलब जो ये अंदर है, और मशीन को बोल देंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन यहाँ पे एकदम अपोजिट है। तो प्लीज आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये जो मॉनिटर है जिसका हम यूज कर रहे हैं अपने हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन इसमें ये जो पैटर्न जो बन रहा है, जो आप ये ग्राफ देख पा रहे हो यहाँ पे, एक्चुअली ग्राफ नहीं है, ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जो क्या है? एक मशीन है, और उस मशीन से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? हम इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को करते हैं। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड लाइन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए करते हैं। तो ग्राम ये रिप्रेजेंटेशन है और मशीन होती है ग्राफ। ग्राफ और ग्राम में समझ आया है? प्लीज एक बार मुझे इसको क्लियर कीजिए। तो ईसीजी यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। अब शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी होती है आयंस की वजह से। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, हम बोलेंगे हमें तो कोई करंट कोई नजर आ नहीं रहा। अगर हम खुद को टच करते हैं, अगर हम किसी किसी दूसरे को टच करते हैं, तो हमें तो कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे में झटके लग रहे हैं किसी को टच करने की वजह से। तो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती जरूर है, लेकिन बहुत कम होती है, बहुत ही कम। अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं ना उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है। उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो आपकी कैसी हो रही है। इसीलिए इसको नाम दिया है इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, किसकी? हार्ट की। लेकिन बात ये है कि एक्टिविटी तो हार्ट में हो रही है, लेकिन जब हम ईसीजी करते हैं तो कुछ ना लीड्स वगैरह होती है, उसको हम एंकल पे भी लगाते हैं, रिस्ट पे भी लगाते हैं, काफी जगह हम उसका यूज करते हैं। तो जो हम यूज कर रहे हैं बोलेंगे वहां पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब कुछ एक्टिविटी हमारे हार्ट में होती है तो कुछ वहां से आपकी स्प्रेड भी होती है हमारी पूरी बॉडी में, तो हम उनको सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्या क्या है, फिर आप इसको ये जानेंगे कि जो ग्राफ हम अक्सर हम टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। You are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up a monitor machine that show voltage traces. तो यही क्या है? Voltage traces है स्क्रीन के ऊपर, और कैसे साउंड करती है? पिप पिप पिप। आई होप आप सबने सुनी होगी। और उसमें क्या दिखाते हैं कि अगर किसी पर्सन की, मान लेते हैं कि किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसमें पी करके सुनाई देता है हमें। एज अ पेशेंट गोज ऑन द कार्डियक अरेस्ट, मतलब अब वो आपका नहीं है। अब फिर हमें ओनली सिंगल लाइन ऐसे दिखाई देती है।
अगर वो लाइव है तो हमें कुछ हमें इस तरह की यहाँ पे वेव्स नजर आती है, और अगर डेथ हो गई तो हमें इस तरह की नजर आती है। तो ये जो मशीन है, दिस टाइप ऑफ मशीन, तो मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। प्लीज इसको अच्छी तरीके से समझना, जिसका हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, जो कहां पे होती है? हार्ट में होती है। कब होती है? ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। अब देखिए, कल ही हमने आपका कार्डिक साइकिल किया है। अब मुझे लगता नहीं यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी। कार्डिक साइकिल में 4 चीजें होती हैं। क्या क्या 4 चीजें होती हैं? अभी भी मैंने आपको बताया 4 चीजें हमारे कार्डिक साइकिल पे क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज, जो हमारे एट्रिया है वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है उनके अंदर। पहली एक्टिविटी तो ये है। अब अगर एट्रिया हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे? रिलैक्स भी करेंगे, रिलैक्सेशन भी होगा। उसके बाद जो हमारे वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब सिस्टोल होता है। एंड लास्ट, जो हमारे वेंट्रिकल है वहां पे रिलैक्सेशन भी होता है। यही 4 चीजें हम पढ़ते हैं कार्डिक साइकिल में। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन। अब ये जो 4 चीजें जो हो रही कार्डिक साइकिल के टाइम पे, इसी को ही हम चेक करते हैं। किसमें? ईसीजी में। ये कैसे कैसे हो रही है? अब हमने बात की थी कि 0.1 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, लेकिन क्या ये सीरियसली 0.1 सेकंड का टाइम ले रहे हैं या उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं? हमने बात की थी हमारे एट्रिया रिलैक्स करते हैं 0.7 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है 0.3 सेकंड के लिए, बाकी के पॉइंट कितने बच गए? 0.5। तो 0.5 के लिए होती है वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन। तो जो ये एक्टिविटी जो हो रही है, इनका टाइम ड्यूरेशन अगर हम चेक कर सकते हैं, चेक कर ले, तो हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं कि उनका जो हार्ट है वो नॉर्मल ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लेते हैं किसी में एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन आपकी 0.23 सेकंड तक हो रही है, इट मींस वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ईसीजी का हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इन एक्टिविटी को हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑरिकल सही ढंग से कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा ईसीजी क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। इसके अलावा ईकीजी, इसको कई बार ईकीजी भी बोलते हैं। ये भी टेस्ट होता है जो एग्जामिन करता है हार्ट के फंक्शन को बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम ईसीजी करते कैसे हैं। तो अभी मैंने आपको वही बताया कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लीड्स का यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं, अब सोचो खुद ही, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करना है, तो जो लीड यूज करेंगे उस लीड को भी बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लीड। अब ये लीड हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए मशीन है, ईसीजी की मशीन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ट्रेस यहाँ पे निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब हमने इस मशीन से इस पेशेंट को यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिया है। अब पेशेंट को यहाँ पे कनेक्ट कैसे किया है? हमें कुछ लीड की जरूरत है। अब लीड कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? एक लीड लगाते हैं इस बाजू में, यहाँ पे रिस्ट पे लगाते हैं, एक लीड यहाँ पे लगाते हैं, मतलब दोनों रिस्ट पे, राइट पे भी और आपका लेफ्ट में भी। इसके अलावा एक लीड यहाँ पे लगाते हैं आपका, जो हमारे पास आपका लेफ्ट एंकल होता है। ध्यान रखना, लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, राइट एंकल पे नहीं लगाते हैं। रीजन क्या है उसके बारे में अभी हमें नहीं जानना है। इसके अलावा मल्टीपल लीड को लगाते हैं चेस्ट पे। अब कितनी मल्टीपल लीड होती है? 6 होती है टोटल। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रिकल लीड हमने चेस्ट पे लगाई, 2 बाजू पे लगा दी है, ठीक है। उसके अलावा और एक हम कहां पे लगाते हैं? एक हम लगाते हैं आपका लेफ्ट एंकल पे, और फिर सारी लीड को कनेक्ट कर देते हैं इस मशीन के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अगर हम ईसीजी को ऑब्टेन करना चाहते हैं, व्हाट इज ईसीजी? दोबारा लिख लीजिए, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ग्राम है, ग्राफ नहीं है। अगर हम एक ईसीजी ऑब्टेन करना चाहते हैं तो अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन, मशीन से कनेक्ट करते हैं। कितनी इलेक्ट्रिकल लीड होती है? 3 इलेक्ट्रिकल लीड होती है, जहां पे 1 टू ईच रिस्ट। तो 2 कहां पे लगाएंगे? 1 टू ईच रिस्ट, मतलब
एक इस रिस्ट पे, राइट पे, और एक लेफ्ट पे लगाएंगे, एंड टू द लेफ्ट एंकल, एक हम लगाएंगे लेफ्ट एंकल में, दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारी रिस्ट हम क्यों लगा रहे हैं? हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए। आपने से नॉर्मल भी देखा होगा कि जब हम किसी हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कई बार हमारी बाजू पे हाथ रख लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट पे कुछ वो प्रेस करते हैं और चेक करते हैं वहां पे हार्ट एक्टिविटी को कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम डिटेल इवेल्युएशन करना चाहते हैं हार्ट के फंक्शन का, तो हम मल्टीपल लीड कहाँ पे लगाते हैं? अटैच टू द चेस्ट रीजन। तो मल्टीपल लीड को लगाया जाता है चेस्ट के रीजन में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी वही सारी बातें जो मैंने आपको बता दी है कि लीड यहाँ पे कैसे कैसे लगती है। राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में, एक लेफ्ट एंकल पे, और इसके अलावा 6 मल्टीपल लीड लगती है हमारी चेस्ट पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिनकी अभी हमने बात की कि यहाँ पे ईसीजी के अंदर हम क्या चीज चेक कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन कौन सी है? सेम वही, अगेन बार बार वही कर रहे हैं। एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन, एट्रिया की रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन, 4 ही एक्टिविटी होती है कार्डियक साइकिल में। उन सबको चेक करना, और फिर यहाँ पे से ये देखिए ग्राफ की फॉर्म में आप इसको प्लॉट कर देना, यही ईसीजी है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो आप ये पीक देख पा रहे हो, ये हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में ही बताता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब हम एक ईसीजी को प्लॉट करते हैं तो हमने इसको जस्ट यहाँ पे सिंपल एक सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक इसको नंबर दे दिया, एक लेटर दे दिया है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ओनली जस्ट इसको समझने के लिए। अब यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें कुछ आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, एक पी वेव नजर आ रही है, ये क्यू आर एस नजर आ रहा है, क्यू आर एस, यहाँ पे हमें टी भी नजर आ रहा है। अब ये पी क्यू आर एस टी हमें क्या बता रहा है? आपकी एनसीईआरटी में, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे अब ये पी क्यू आर एस हमें क्या बता रहा है? देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे टोटल हमें 3 पीक नजर आती है। ध्यान रखना, अभी मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितनी है? 4 है, 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। कौन कौन सी? ऑरिकल का कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। लेकिन जब आप यहाँ पे पीक की बात करोगे ना, तो पीक हमें यहाँ पे टोटल 3 ही नजर आती है, ओनली 3 पीक नजर आती है ईसीजी में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 4 है तो यहाँ पे पीक 3 ही नजर क्यों आ रही है, 1 क्यों नहीं नजर आ रही? तो उसको भी यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, इस ग्राफ को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पी वेव है, जो आप देख सकते हो, ये वाली इस तरीके जो ये ऊपर गई है, ओनली ये वाला पोर्शन, ये पी वेव है। पी वेव के बाद देखिए ये आपका से सीधा हो गया है, फिर ऐसे नीचे गया है, इसको हम क्यू बोलते हैं। फिर देखिए एक बहुत बड़ी पीक जाती है, इसको बोलते हैं आर, और फिर एक हमें लास्ट में एक हमें मिलती है, इसको बोलते हैं एस, और फिर दोबारा यहाँ पे एक पीक मिलती है, इसको बोलते हैं टी। अब ध्यान रखना, जो हमारे पास ये जहां पर पी लिखा है, ये हमारे पास एक पीक है। इसके अलावा ये हमारे पास ये जो क्यू है, आर है, और ये जो एस है, इसको हम एक ही पीक कंसिडर करते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि हमें ये एक ही एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं हमारी हार्ट की। क्यू आर एस हमें एक ही चीज के बारे में बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में आता है टी वेव। अब ये पी क्या बताता है, क्यू आर एस क्या बताता है, टी क्या बताता है, उसको मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे पास ये आपकी पी वेव है, कौन सी वेव है? जो ये पी वेव है, ये हमें बताती है जब ऑरिकल के अंदर क्या होता है, ऑरिकल के अंदर क्या होती है, या एट्रिया के अंदर क्या होता है, एट्रिया के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर खुद दो। ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या रीजन है, क्यों हुआ है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन? क्या चीज होगी ऐसी जो ऑरिकल हमारे कॉन्टेक्ट कर गए? बताइए, ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए।
हाँ जी, वेरी गुड मृदुल। बाकी भी प्लीज आंसर दीजिए। ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन का रीजन क्या है? प्लीज सारे बच्चों को आंसर देना है। अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, परिणीति, आंसर दीजिए। ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुई है, उसका क्या रीजन है? सुना नहीं आप लोगों ने ध्यान से? ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन का रीजन है, अभी भी तो बताया, डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन क्यों होती है? जब सोडियम आयन एंटर हो जाता है ऑरिकल के अंदर, तो ये पी वेव हमें क्या बता रही है? ऑरिकल की कॉन्ट्रेक्शन के बारे में बताती है। और ऑरिकल की कॉन्ट्रेक्शन का रीजन क्या है? ऑरिकल के अंदर डीपोलराइजेशन। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो पी वेव जो होती है, ये हमें क्या बताती है? आप यहाँ पे अलग अलग वर्ड पढ़ोगे। पी वेव हमें बताती है ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, आप कई जगह ये पढ़ोगे, कई जगह आप पढ़ोगे ऑरिकुलर या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या आप ये भी पढ़ सकते हो ऑरिकुलर सिस्टोल। एक ही मतलब है ना सबका। तो पी वेव हमें ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है, जो डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। और ये तभी देखिए आपको ऐसे पीक नजर आ रही है कि जब ये मेम्ब्रेन ऐसे सीधी थी, एकदम पहले ऐसे था, अब यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हो रहा है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल एकदम सेम है, लेकिन देखो जैसे ही चेंज हुआ, ये आपकी इस तरह से वेव आ गई। तो पी वेव हमें ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रही है। अब उसके बाद क्या होगा? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ओनली 0.1 सेकंड के लिए करते हैं, सबको पता है। अब उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? वेंट्रिकल के अंदर भी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो हमें कौन बताता है? ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बताता है। तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये जो आप इधर देख पा रहे हो, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। मीनिंग क्या हुआ इसका? जब वेंट्रिकल के अंदर डीपोलराइजेशन होता है, मतलब वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं, ऑरिकल के बाद क्या होता है? वो रिलैक्स भी तो करते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन वाली तो आपने कोई पीक मिली नहीं हमें। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल गया, ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मिल गया, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मिल गया, लेकिन ऑरिकल की रिलैक्सेशन के बारे में तो मिला नहीं। तो आप अब इसको रिलेट कीजिए, जब ऑरिकल अपना ब्लड वेंट्रिकल को दे देते हैं, जिस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सेम टाइम पे ऑरिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं। ऑरिकल के अंदर रिलैक्सेशन हो रहा होता है जब वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि दोनों इवेंट एक साथ में चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, ये इवेंट इतना बड़ा होता है कि ये मास्क कर देता है, ये हाइड कर देता है ऑरिकल की रिलैक्सेशन को, और इस तरीके से मास्क करता है कि हमें यहाँ पे वेव की फॉर्म में वो नजर ही नहीं आता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने क्या बताया, ये आपको समझ में आया कि ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम यहाँ पे ये क्यूआरएस हमें क्या बता रहा है? वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रहा है। ऑरिकल की रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे कोई पीक नहीं हमें मिलती है। रीजन क्या है? कि दोनों इवेंट, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑरिकल की रिलैक्सेशन, ये दोनों इवेंट आपके सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो क्यूआरएस जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन उतना बड़ा इवेंट होता है कि वो मास्क कर देता है आपके ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन वाले उसके रिलैक्सेशन वाले टाइम पीरियड को, इसीलिए हम यहाँ पे कोई पीक नजर नहीं आती। और यहाँ पे देखिए लास्ट क्या है? टी वेव।
अब हमें ये जो टी वेव है ये हमें बताता है वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के बारे में। तो आप मुझे बताइए वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन का रीजन क्या है, या सेम ऑरिकल की रिलैक्सेशन का रीजन क्या है? 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए, बाद में रिलैक्स हो गए। और यहाँ पे देखिए टी वेव हमें वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के बारे में बता रही है। क्या रीजन है इसका, बताइए। वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन का रीजन क्या है? वेरी गुड मृदुल, रीपोलराइजेशन मतलब जो अंदर पोटेशियम आयन था वो आपका बाहर निकल गया है। तो जब पोटेशियम सेल के बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, रीपोलराइजेशन हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आप अभी ऐसी ही सारी चीजें वहां पर पढ़ोगे। तो स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या है, ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम पी टू टी, जो हमें क्या बताता है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है हार्ट के बारे में। तो पी वेव हमें ऑरिकल की एक्टिविटी बता रहा है, क्यूआरएस और टी हमें वेंट्रिकल की एक्टिविटी बता रहा है। ठीक है, अब ये जो भी यहाँ पे लिखा है ना सब कुछ एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, बट इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आप एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो। ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और हमारे पास ये क्या है, टी है। और ये क्या है, एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल है जो कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकेंड का, जिसमें से पी वेव हमें क्या बता रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें क्या बता रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। लास्ट में जो ये टी है ये हमें क्या बता रही है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जिसका रीजन क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो आप इसको डबल आर से रन कर सकते हो। रीपोलराइजेशन की आर है और आर सी क्या है, रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी आप यहाँ पे देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी सेम सारी चीजें वही दिखाई गई है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो। ये देखिए 0 से लेके 0.8 सेकेंड मतलब कार्डिक साइकिल का टाइम दिया गया है। ये P है, ये QRS है, और ये हमारे पास ये T है, जो क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो देखो ये ग्राम है, ये ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है, और वो मशीन वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, तो अब एक बार अब इसकी थ्योरी भी रीड कर लेते हैं कि ये थ्योरी हमें क्या क्या चीजें बता रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी वेव, पी वेव क्या बताती है, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। पी वेव क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन। किसकी डीपोलराइजेशन, ऑफ द एट्रिया, जो क्या लीड करता है, which led to the contraction of both the atria। तो प्लीज ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है डीपोलराइजेशन। जब एट्रिया डीपोलराइज होते हैं उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये मत समझ लेना कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डीपोलराइजेशन हो गया, ये उल्टा है। यहाँ पे वाइस वर्सा काम नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होती है, डीपोलराइजेशन हुई है, सोडियम आयन अंदर आए हैं, तब कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाती है। तो पी वेव हमें उसी के बारे में बताता है, किसके बारे में, डीपोलराइजेशन के बारे में बताता है, जो क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये हमें क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो सेम वही बात है, जब वेंट्रिकल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा ये हमें उसके बारे में बता रहा है, जो क्या इनिशिएट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है कि जब वेंट्रिकल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा उसके बाद क्या होगी, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगी। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, कब स्टार्ट होगी, शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें ये किसके बारे में बता रहा है,
बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल के बारे में बता रहा है। व्हाट इज सिस्टोल? कॉन्ट्रैक्शन। तो क्यू के बाद वाला इवेंट है ना, देखो ये क्यू 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 और ये वाला, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो क्यू के बाद ही तो वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, सिस्टोल होगा। तो ये क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होगी? शॉर्टली आफ्टर द क्यू, क्यू के बाद स्टार्ट होगी, जो हमें क्या चीज मार्क करता है? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। कौन? क्यू हमें बिगिनिंग के बारे में बताता है। लास्ट में है टी वेव। तो टी वेव हमें क्या बताती है? रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। अब ये जो आपके एक्साइटेड हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एकदम नॉर्मल स्टेट में आ गए हैं, तो वो हमें टी वेव बताती है, जिसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे जो ये एंड जो होता है टी वेव का, वो क्या मार्क करता है? एंड ऑफ द सिस्टोल। ऑब्वियस सी बात है, एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब क्या है? कि जो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अब उनकी एंडिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन की एंडिंग हो रही है। समझ में आया? तो एंड ऑफ द टी वेव क्या मार्क करता है? एंड ऑफ द सिस्टोल। इसके बाद बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जब भी किसी का ईसीजी करवाया जाता है ना, वहां पे देखिए पी वेव तो आपने देखा ही होगा, ग्राफ में दोबारा देख लो अगर अभी अच्छे से नहीं देखा। पी वेव काफी छोटी है, टी वेव भी काफी छोटी है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा हाई, मतलब काफी इसकी बड़ी पीक जाती है। तो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को ही काउंट किया जाता है। जैसे देखिए, हमने किसी की एक्टिविटी को चेक किया 1 मिनट के लिए। अब कल ही हमने बात की थी कि 1 मिनट में एवरेज कार्डिक साइकिल कितना होता है? 72 टाइम हो रहा है पर मिनट, यही बात की थी। और हार्ट बीट भी 72 हो रही है। अब मान लेते हैं कि हमने किसी की एक्टिविटी को चेक किया और हम वहां पे ये चेक कर रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर हमें वहां पे कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिले हैं। अगर हमें 70 से 75 के बीच में मिल रहे हैं या इसके आसपास वाली वैल्यू मिल रही है, इट मींस उस पर्सन का हार्ट एकदम नॉर्मल है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी का हमने इस पीक को काउंट किया क्यूआरएस वाले को, क्योंकि ये हमें कार्डिक साइकिल के बारे में ही बता रहा है ना, और अगर उसकी बिल्कुल ही कम आ गई, लो पीक आ गई या फिर कुछ ज्यादा हाई आ गई, इससे हमें पता चलता है कि उनका हार्ट नॉर्मल ढंग से वहां पे काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हम क्या करवाते हैं? ईसीजी करवाते हैं। जब भी किसी पर्सन का कोई भी वो होता है, मतलब ऑपरेशन वगैरह होता है या कोई बहुत ही सीवियर होता है, उसमें उनको आपने देखा होगा वेंटिलेटर पे रखा जाता है, और वहां पे ये जरूर रखते हैं क्योंकि वो 24 घंटे मॉनिटर करते हैं उनकी हार्ट की एक्टिविटी को, कि वो नॉर्मल ढंग से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, वन कैन डिटरमिन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो वही बात होगी, अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करें तो हम हार्ट बीट रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। सिंस ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप for given lead configuration, any deviation from the shape indicating a possible abnormality of the disease। सेम वही बात होगी कि अगर इसके अंदर कोई भी डेविएशन आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई शेप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि क्या है, पर्सन क्या है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है या कोई ना कोई डिजीज है। तो इसीलिए हम कहते हैं ईसीजी क्या है? ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। समझ में आ गया आपको? तो इतना ही था आपका ईसीजी के बारे में। ईसीजी आपका कंप्लीट हो गया है। बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? ईसीजी वाला पोर्शन अब आपका कंप्लीट हो गया है, और आज हमें इतना ही करना था, आपका ईसीजी करवाना था। बताइए, किसी को कोई भी डाउट है ईसीजी में? दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, मृदुल, परिणीति? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो ओके, अभी टाइम है हमारे पास। आप एक काम कीजिए, अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए, इस ग्राफ को बनाइए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को बनाइए इसको अपनी कॉपी में, और साथ में वहां पे जैसे ये ग्राफ बना दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखिए भी, मैं लिख देती हूँ ऐसे, आप उसको प्लीज नोट कीजिए, इस ग्राफ को प्लॉट कीजिए।
जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये पी वेव हमें क्या बताती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और क्या क्या बोल सकते हो आप इसको, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और आप और क्या बोल सकते हो, एट्रियल सिस्टोल, एक ही मतलब है। ये बता रहा है हमें पी वेव। इसके बाद जो हमें ये QRS कॉम्प्लेक्स है, वो हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जिसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोल सकते हैं, और इसे हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारे पास आपका, यहाँ पे लिख रही हूँ, टी वेव। टी वेव क्या बताता है हमें, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जिसे हम वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहला ये, सेकंड ये, और थर्ड ये। नोट कीजिए इसको।